स्वागत है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, ये जनजाति का लेक्चर 2 है और ये है उरांव जनजाति, जो झारखंड की दूसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक बन जाता है कि दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ये उरांव जनजाति है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। उरांव अपने को क्या कहते हैं? देखिए, उरांव अपने को क्या कहते हैं? कुरुक कहते हैं। ये वर्ड याद रखना है कि उरांव अपने को क्या कहते हैं? कुरुक कहते हैं। ये झारखंड की कौन सी है? दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है उरांव जनजाति, दूसरी। और इसके प्रतिशत भी पूछ सकता है। ये 18.14% जो है ये इसकी जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, इसके प्रतिशत कितनी है आबादी की? वो 18.14 है। ठीक है, अब देखिए सर्वाधिक सकेंद्र यानी या इसका निवास स्थल कहाँ पे है? इसका निवास स्थल कहाँ पे है? तो ये छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर क्या है? छोटा नागपुर प्रमंडल है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, तो छोटा नागपुर प्रमंडल, जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये तो छोटा नागपुर पठार यहीं पे है और इसमें 90% इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। जितने भी है वो 90% लोग इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान जो है दक्कन माना गया है। दक्कन से आए हैं और उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? कुरुक कहते हैं। कुरुक का अर्थ है मनुष्य। उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को क्या कहते हैं? कुरुक कहते हैं। और कुरुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य होता है। ठीक है, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, याद रखना है। आपकी कुरुक का अर्थ क्या होता है? मनुष्य क्या होता है। और ये अक्सर पूछा गया है कि उरांव स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को उरांव कहते हैं, कुरुक कहते हैं। ठीक है, अब भाषा एवं प्रजाति दृष्टि से ये द्रविड़ जाति के हैं और कुरुक भाषा बोलते हैं। ये कौन सी भाषा बोलते हैं? ये भाषा बोलते हैं कुरुक भाषा। ठीक है, और इनकी मुख्य पेशा क्या है? इनकी मुख्य पेशा कृषि है। पैसा ना रहकर शौक बन गया शिकार। ठीक है, ये शिकार इनका क्या रह गया? शौक बन गया है। अब ये शौक करते हैं और प्रति वर्ष उरांव लोग क्या करते हैं? बैसाख का महीना में विशु सेंद्रा, ये एक पर्व है शिकार का, विशु सेंद्रा। ठीक है, फागुन के महीने में कौन सा? फागु के महीने में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु में जेठ शिकार। ठीक है, इसके अलावा सुविधा एवं इच्छा अनुसार दोहरा शिकार करते हैं, दोराहा शिकार। तो ये 4 जो पर्व है इनका, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। विशु सेंद्रा, फागु सेंद्रा, जेठ शिकार और दोहरा शिकार। जेठ शिकार वर्षा ऋतु में, फागु सेंद्रा फागुन के महीने में और विशु सेंद्रा वैशाख। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशु से वैशाख आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उरांव में 14 गोत्र पाए जाते हैं। गोदना एवं प्रथा प्रचलित है। गोदना यानी जिसे टोटमिक कहते हैं, यानी टेटू। आप देख सकते हैं कि उरांव लोग हाथों में टेटू बनाते हैं। ठीक है, हाथों में क्या बनाते हैं? टेटू बनाते हैं। उसी को गोदना प्रथा बोलते हैं, गोदना प्रथा। उरांव अपने गोत्र को कुली कहते हैं और ये जो गोत्र है इसको किली कहते हैं। इनमें कुल 14 प्रमुख गोत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उरांव में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो उरांव में 14 गोत्र पाए जाते हैं, ये याद रख लीजिए। ठीक है, उरांव में 14 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, गोदना प्रथा प्रचलित है, जिसे ये क्या कहते हैं? टोटमिक गोत्र कहते हैं। चलिए 14 गोत्र कौन कौन से हैं? तिकी, रुंडा, गारी, बाकी, बेक, कश्यप, मिंच, खलको, एक्का, खाखा, करकट्टा, लकड़ा, टोप्पो, कुजूर आदि। जैसे किसी का नाम होता है ना सूरज लकड़ा या बिरसा टोप्पो या अविनाश कुजूर, तो कुजूर जो टाइटल है उसी को हम कहते हैं गोत्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। और इनका अलग गोत्र का अलग एक टोटमिक चित्र है, टोटमिक गोत्र है, यानी इनका सब गोत्र का एक सिंबल है। ठीक है, समगोत्री विवाह निषिद्ध है। मैं आपको पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूं कि समगोत्री विवाह जो होती है वो निषिद्ध हो जाती है। जो एक गोत्र से अगर विवाह करते हैं समान गोत्र से, तो वह भाई बहन का रिश्ता कहलाने लगता है।
ठीक है। यानी बांडी है तो बांडी, अगर आपको मान लीजिए बांडी है तो बांडी से विवाह नहीं करेगा, बांडी मींस से करेगा, कश्यप खलको से करेगा, एक खाका से करेगा, करकट्टा लकड़ा से करेगा। करकट्टा करकट्टा से नहीं करेगा, लकड़ा अगर कोई लकड़ा लड़की है या टोप्पो है तो टोप्पो से नहीं करेगा। जैसे सूरज टोप्पो है या किसी का रानी टोप्पो है तो लड़का सेम गोत्र का विवाह नहीं करता है। जैसे टोप्पो है तो वो खाका से विवाह करेगा, ठीक है। तिर्की है तो गाड़ी से करेगा, इस तरह से विवाह होता है। उराव जनजाति एक ही गांव में लड़का लड़की का विवाह पसंद नहीं करते हैं। एक ही गांव अगर हो गया तो एक ही गांव में लड़का लड़की का विवाह जो होता है उराव जनजाति पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। एक ही गांव में पसंद नहीं करते हैं। ये आपस में कृत्रिम ढंग से यानी आर्टिफिशियल ढंग से नाता स्थापित करते हैं, जिसके लिए सहिया का चुनाव होता है। एक सहिया का चुनाव होता है, इसे सहियारो कहते हैं। यह नाता बहुत सुदृढ़ रहता है यानी बहुत मजबूत होता है। सहिया का जो रिश्ता है वह बहुत ही मजबूत रहता है। प्रत्येक 3 वर्ष धान कटने के बाद सहिया चयन समारोह होता है। तो हर एक गांव में एक ये कृत्रिम ढंग से आर्टिफिशियल अपने ढंग से एक नाता स्थापित करते हैं जिसे सहिया कहा जाता है। और सहिया प्रत्येक 3 वर्ष धान कटनी के बाद, धान कटनी का जब अवसर होता है तो उसके 3 वर्ष जो होता है, 3 वर्ष के बाद फिर धान कटनी के समय इनका सहिया चयन का समारोह होता है। और ये नाता बहुत ही दृढ़ होता है, बहुत ही मजबूत होता है और ये मरने तक ये रिश्ता इनका चलते रहता है सहिया का, और इसे सहियारो कहते हैं, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया होगा। गांव की कुंवारी लड़कियां गांव की जो कुंवारी लड़कियां है गोई या करमडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। जैसे कोई लड़की होती है वो बोलती है वो मेरा गोइया है या गोई है या करमडार है, ठीक है। तो जो कुंवारी लड़की होती है वो रिश्ता कैसे बनाती है, मित्रता कैसे बनाती है, गोई बोल के या करमडार। गोई ये याद रख लीजिए, गोई या करमडार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। ये सब एक लाइन जो है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। तो ये गोई और करमडार ये सब याद रख लीजिए क्योंकि अक्सर यही सब एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों लोग जो है यानी पुरुष कैसे रिश्ता बनाते हैं, लाड़ या संगी के रूप में मित्रता बनाते हैं। लाड़ मेरा लाड़ है या संगी है या मेरा दोस्त है। तो लड़कों लोग जो है, पुरुष लोग हैं, वो लाड़ या संगी के रूप में मित्रता बनाते हैं और विवाह के बाद एक दूसरे को उनकी पत्नियां लारिन या संगनी कहकर बुलाती है। विवाह के बाद उसकी पत्नियां जो है, जैसे जो मित्र है उसकी पत्नियां एक दूसरे को क्या बोलती है, लारिन बोलती है या संगनी बोलती है। लारिन बोलती है या संगनी बोलती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। लारिन कहते हैं, संगनी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उराव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सी है। तो उराव जनजाति में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह है। ये अक्सर पूछा गया है 100%, इसे नोट कर लीजिए आप कि उराव जनजाति में जो सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह है वो आयोजित विवाह है। वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, यानी लड़का को वधु मूल्य किसको देना पड़ता है, लड़की को देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए त्योहारों के समय पहने जाने वाला वस्त्र, यह भी पूछा है जेपीएससी में, जेएसएससी में कई बार पूछा है कि त्योहारों में पहने जाने वाला वस्त्र जो पुरुष पहनते हैं उसे केरिया कहते हैं, जो महिला पहनती है वो उसे खनेरिया कहते हैं। पुरुष जो होता है वो केरिया होता है। अब देखिएगा कि उरांव लोग जो होता है, पुरुष लोग काला होता है, तो काला को हम क्या बोलते हैं, करिया। तो केरिया जो होता है आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केरिया जो है वह पुरुष द्वारा पहना जाता है, और खनेरिया यानी महिला लोग क्या पहनती है, महिला लोग कंगना पहनती है या कुछ जेवरात पहनती है तो वो खन खन करता है, ठीक है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि खनेरिया जो खन खन करता है वो महिला लोग द्वारा पहना जाता है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख त्यौहार है, कर्मा इनका प्रमुख त्यौहार है। कर्मा इनका कौन सा त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। संदेश, कर्म ही जीवन में प्रधानता, कर्म की जीवन में प्रधानता ये कर्मा त्यौहार देता है। कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है, भादो महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा का त्यौहार मनाया जाता है।
ये भाई बहन का त्यौहार है, ठीक है। तो प्रसाद के रूप में जवा का वितरित होता है, एक जवा उगाया जाता है धान का, तो प्रसाद के रूप में इसका वितरण होता है। इस पर्व में भाई की जीवन की कामना की जाती है हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है, यानी भाई बहन का त्यौहार है और बहन द्वारा उपवास रखा जाता है भाई के जीवन की कामना के लिए। और हिंदुओं के भैया दूज की तरह भाई बहन के प्रेम का पर्व है। हिंदुओं में कौन सा त्यौहार बनाया जाता है? भैया दूज त्यौहार बनाया जाता है हिंदुओं में। तो हिंदुओं की तरह भाई बहन का ये प्रेम का पर्व है, ठीक है, जिसमें महिलाएं बहन द्वारा उपवास रखा जाता है, ठीक है। नृत्य की मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं नृत्य की मैदान को क्या कहते हैं। नृत्य के मैदान अखड़ा जहाँ कर्मा डाली की डाली गाड़ दी जाती है। अब कर्मा जो त्यौहार है उसमें क्या होता है कि भाई बहन का एक त्यौहार होता है जिसमें जवा के रूप में प्रसाद वितरित किया जाता है। और यहाँ पे एक नृत्य का मैदान होता है, नाच का मैदान होता है, रात भर नाच चलता है, ठीक है। अब नृत्य का मैदान जैसे अखड़ा कहते हैं, नृत्य का मैदान किसे क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है, जहाँ कर्म वृक्ष की डाली गाड़ दी जाती है, यानी कर्मा का जो पेड़ होता है कर्म का, उसकी एक डाली गाड़ दी जाती है। और ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नृत्य का मैदान अखड़ा, ठीक है। अब कर्मा दो प्रकार का होता है, एक होता है राजकर्मा, एक होता है देशकर्मा। राजकर्मा में घर आंगन में की जाने वाली पारंपरिक पूजा होता है, उसे राजकर्मा कहते हैं। और जो देशकर्मा होता है वो अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा होती है, यानी बहुत सारे महिलाओं लोग के द्वारा मिल के जो अखड़ा में किया जाता है उसे देशकर्मा कहते हैं। और कुछ महिलाओं द्वारा पारिवारिक पूजा की जाती है, उसे राजकर्मा ही कहते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कर्मा दो तरह का होता है। राजकर्मा में क्या होता है, देशकर्मा में क्या होता है, पूछ सकता है। युवागिरी क्या है? युवागिरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जनजाति में एक युवागिरी है। तो युवागिरी से हमेशा क्वेश्चन आएगा कि उरांव जनजाति की युवागिरी को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति की युवागिरी को धूम कुरिया, देखिए धूम मचाले होता है ना, तो उरांव लोग हमेशा धूम मचा देते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि उरांव की जनजाति जो है, जनजाति की जो युवागिरी है, यानी जो नया जो 10-11 वर्ष की आयु में जो प्रवेश करते हैं, जो नए साल के लड़के रहते हैं जो 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो उनका एक समूह होता है युवागिरी, जिसे धूमकुरिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस युवागिरी में युवक युवतियों को जनजातीय यानी इनकी जनजातियों का रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश होता है, 10-11 वर्ष की आयु में, और विवाह तक इस युवागिरी के सदस्य रहते हैं। प्राय सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कब प्रवेश होता है? सरहुल के समय होता है प्रवेश, 3 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ये पूछ सकता है एग्जाम। देखिए ये जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, इसको अगर आप पूरे लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और भी कोई किताब पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, धूमकुरिया में 3 श्रेणियां होती है। धूमकुरिया में कौन 3 श्रेणियां होती है वो देख लीजिए। ये युवागिरी है और इसमें 3 श्रेणियां होती है। वो है पूना जोखर, जो नए प्रवेश करते हैं उसे पूना जोखर कहते हैं। मांझ जोखर, 3 साल के बाद उन्हें मांझ जोखर कहा जाता है। जिनका 3 साल हो जाता है कंप्लीट, उन्हें क्या कहा जाता है? मांझ जोखर, ठीक है। और कोहा जोखर, जो धांगर महतो का सहायक होता है, इसे कोहा जोखर कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कोहा जोखर। मांझ जोखर जो 3 साल हो जाता है, और पूना जोखर यानी पूना मीन्स नया है, जो नए एंट्री करते हैं उन्हें पूना जोखर कह जाते हैं, कहते हैं। और जो धांगर महतो का सहायक है, धांगर महतो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। धांगर महतो जो युवागिरी का जो मुखिया होता है उसे हम कहते हैं धांगर महतो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? धांगर महतो। तो धांगर महतो का जो सहायक होता है उसे कोहा जोखर कहते हैं, ठीक है, यानी ये एक ट्रेंड लोग की ये एक कोटि है। ट्रेंड लोग जो है उसमें कोहा जोखर लोग आते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके अधिकारी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद बदल दिए जाते हैं। इसमें भी ये अधिकारी लोग जो होते हैं, मतलब जो युवागिरी के ही जो लोग होते हैं, वो 3 वर्ष के बाद बदल दिए जाते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो ट्रेनिंग देते हैं उसे 3 वर्ष के बाद बदल दिया जाता है, ठीक है।
और एक साधारण समारोह में जिसका नाम, ये एक बदल दिए जाते हैं। एक साधारण समारोह में एक साधारण समारोह होता है जिसका नाम होता है मुखिया हांडी, हाड़िया पीना होता है, ठीक है। इसके अधिकारी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद बदल दिए जाते हैं एक साधारण समारोह में जिसका नाम मुखिया हांडी होता है, हरिया पीना। यानी मुखिया हांडी एक होता है समारोह होता है, समझिए, जिसमें इनका जो ट्रेनर रहता है, अधिकारी रहता है, उसे बदल दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए ये जो हाईलाइटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपलसरी हो जाता है याद रखने के लिए, ठीक है। युवक जो होता है, युवक वो होता है जोक हेरपा या धांगर कुड़िया कहते हैं। जो युवागिरी में जो युवक होता है, जो लड़का होता है, उसे जोक हेरपा कहते हैं या धांगर कुड़िया कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं? धांगर महतो कहते हैं। लड़का लोग को जो मुखिया होता है ना, उसको क्या कहते हैं? धांगर महतो कहते हैं। और युवतियों को युवागिरी में क्या कहते हैं? पेल एरपा कहते हैं। और इसकी मुखिया जो देखभाल करती है उसे क्या कहते हैं? बरकी धांगरीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि युवतियों की जो युवागिरी की जो मुखिया होती है उसे बरकी धांगरीन कहते हैं, और युवक जो जोक हेरपा या धांगर कुड़िया के मुखिया को धांगर महतो, धांगर कहते हैं या महतो कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। जोक एरपा का अर्थ होता है कुंवारा। ये जोक एरपा मीन्स लड़कों के लिए है, यानी कुंवारा। जोक एरपा का अर्थ क्या है? कुंवारा, ठीक है। चलिए, महिलाओं और पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, मैं पहले भी बता दिया हूं कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को करैया कहते हैं और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनेरिया कहते हैं, ठीक है। प्रमुख त्यौहार क्या क्या है? कर्मा है, जितिया है, नवाखानी है, भागु है, जतरा है और सरहुल है। तो ये जो है उराव जनजाति की जो प्रमुख त्यौहार है वह कर्मा, जितिया जिसमें माताओं द्वारा किया जाता है। जितिया का त्यौहार अपने बच्चों के लिए। नवाखानी नया अन्न खाने से संबंधित है। भागु जतरा और सरहुल। सरहुल यानी बा त्यौहार जो संथालों का है वही सरहुल है आपका। उड़ाव लोग का भी एक प्रमुख त्यौहार है। तो प्रमुख नृत्य ये अक्सर 100% एग्जाम में पूछ चुका है और पूछेगा कि उराव जनजाति का जो प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो या दूर है। क्या है? या दूर। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है और बन चुका है। नाच का मैदान को क्या कहते हैं? नाच का मैदान को आखड़ा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो याद रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ग्राम प्रधान, जो गांव के जो प्रधान होते हैं उसे महतो कहते हैं या मुखिया कहते हैं, ठीक है। गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं या मुखिया कहते हैं। उसके बाद पंचायत, पंचायत को पंचोरा कहते हैं। पंचायत को क्या कहते हैं? पंचोरा कहते हैं। धार्मिक प्रधान जो होता है यानी पूजा पाठ में जो श्रेष्ठ जो प्रधान होता है उसे पाहन कहते हैं, और पाहन के सहयोगी पुजार, ठीक है। याद रखते जाइए या नोट करते जाइए आप कॉपी पेन में कि पाहन का सहयोगी पुजार होता है। पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना, सरना स्थल। जैसे हर गांव में एक सरना स्थल होता है तो उसी तरह पूजा स्थल को क्या बोलते हैं? सरना स्थल बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात रखने वाली याद रखने वाली बातें हैं वह है प्रमुख देवता, ठीक है। तो प्रमुख देवता उराव जनजाति की क्या है? जैसे संथाल में थी घोटुल, उसी तरह इसमें प्रमुख देवता जो है संथाल में जो प्रमुख देवता है, ठीक है, उनका क्या नाम है? प्रमुख देवता का सिंहबोंगा, सिंहबोंगा है। तो इसी में प्रमुख देवता है धर्मेश, ठीक है। और घोटुल उनका युवागिरी है। संथालों का युवागिरी क्या है? घोटुल है। और इसमें युवागिरी क्या है? धूमकुरिया। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख देवता जो है वो धर्मेश है। प्रमुख देवता कौन है? धर्मेश। इसे धर्मी भी कह सकते हैं या धर्मेश कह सकते हैं। ऑप्शन में आपका धर्मेश रहने का ज़्यादा चांस बनता है, ठीक है। धर्मी भी रहा तो आप धर्मी को टिक करिएगा, धर्मेश भी रहा तो धर्मेश को टिक कीजिएगा। ठाकुर देव, ठाकुर देव यानी ग्राम देवता। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं? गांव के देवता को ठाकुर देव कहते हैं। अन्य प्रमुख देवता यानी बरांग बुड़ो। मरांग बुड़ो किसे कहते हैं? उराव जनजाति में, उराव जनजाति में मरांग बुड़ो पहाड़ के देवता को मरांग बुड़ो कहते हैं। डीहवार यानी सीमांत देवता, यानी सीमा जो होता है, गांव में एक सीमा होता है और सीमा के अंत में एक देवता की स्थापना किया जाता है जिसे डीहवार कहते हैं, यानी सीमांत देवता। पूर्वज आत्मा यानी पूर्वज लोग के जो आत्मा होते हैं उसे क्या कहते हैं? कुल देवता, ठीक है। तो ये आपको देवता
और ग्राम प्रधान, पंचायत, धार्मिक प्रधान, पाहन के सहयोगी और पूजा स्थल क्या कहा जाता है ये याद रखना है। और देवता में प्रमुख देवता धर्मेश हुए, ठाकुरदेव हुए, ग्राम देवता, अन्य प्रमुख देवता मरांग बुड़ू हुआ। मरांग बुड़ू कौन से देवता हुए? मरांग बुड़ू पहाड़ देवता हुए, डिहवार सीमान देवता और पूर्वजात्मा कुल देवता। ये पूछ सकता है, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ये याद रख लीजिए। वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में धान कटनी के बाद होता है। धान कटनी के बाद जो होता है इसमें वर्ष का प्रारंभ होता है और फसल के रोकने के समय, फसल रोपने के समय भेलवा पूजा किया जाता है। ठीक है, भेलवा पूजा कब किया जाता है? फसल रोपने के समय में भेलवा पूजा किया जाता है, दोनों वर्ष में एक बार। ठीक है, वर्ष में एक बार किया जाता है भेलवा पूजा। ठीक है, और गांव के कल्याण के लिए गौरैया पूजा। तो ये दोनों जो पूजा है वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, गांव के कल्याण के लिए यानी गांव से गांव के कल्याण के लिए गांव से गौरैया पूजा, और फसल के रोपने के समय फसल अच्छा हो तो भेलवा पूजा। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति फसल के रोपने के समय कौन सी पूजा करते हैं? तो भेलवा पूजा, गांव के कल्याण के लिए गौरैया पूजा। पूर्वज की आत्मा का निवास स्थान शासन है। पूर्वज कहाँ रहते हैं? शासन में रहते हैं। ठीक है, साल में एक बार प्राय जनवरी में, साल में एक बार प्राय जनवरी में हड़बोंगा बोड़ा, हड़बोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़बोड़ा संस्कार होता है जिसमें वर्ष भर में यानी साल भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डी, ठीक है, हड्डी गोत्र खुंदी नदी में निक्षेपित की जाती है। यानी जितने भी हड़बोरा संस्कार में यह होता है कि साल भर में जितने भी लोग मरे हैं उनका हड्डी को, ठीक है, एक नदी में निक्षेपित किया जाता है यानी परवा किया जाता है। ठीक है, मान्यता है कि हड़बोरा के बाद उनकी आत्माएं पूर्वज की आत्माओं के साथ जाके मिल जाती है। यानी ये मान्यता है कि हड़बोड़ा के बाद उनकी जो आत्माएं हैं वो पूर्वजों की आत्मा के साथ जाके मिल जाती है। आत्माओं की इस मिलन को कोहा बेंजा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्माओं के इस मिलन को क्या कहते हैं? कोहा बेंजा कहते हैं। अब देखिए, चलिए जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो नोट देखिए, प्रतीकात्मक जनजाति है, यानी ये जो पूर्वज लोग की तरफ से चलते आ रही जनजाति है, जो पूर्वज लोग के जो संस्कार दिए जाते हैं वो इनमें फॉलो होते रहता है, इसी के लिए प्रतीकात्मक जनजाति है। सर्वाधिक विकसित जनजाति है, पूछता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति है और बंदर का मांस खाना वर्जित है। इस जनजाति में बंदर का मांस जो खाता है वो उसे पाप लगता है। ठीक है, तो उरांव जनजाति में बंदर का मांस खाना वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि बंदर इनका टोटेमिक गोत्र है, बंदर इनका एक गोत्र चिन्ह है, इसी के लिए बंदर का मांस खाना वर्जित है। हरिया प्रिय है, यानी हरिया जो इनका है बहुत ही प्रिय पदार्थ है, प्रिय पेय है। तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं। 100 को ईसाई उरांव दफनाते हैं। उरांव भी दो तरह के होते हैं, एक ईसाई उरांव होता है जो दफनाते हैं, और जो सामान्यतः उरांव होते हैं वो दाह संस्कार करते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति के सबसे पहले आकर बसने वाले एवं कृषि कार्य करने वाले उरांव भूइंयर कहलाए। जो सबसे पहले आकर उरांव बसे और कृषि कार्य कहलाए वो भूइंयर कहलाए, और इनकी भूमि भूइंयरी भूमि कहलाई। और ये जो कृषि में जो भूमि में जो कृषि किया, जो सबसे पहले आकर बसे और जो कृषि की है, तो इनकी जो भूमि है वो भूइंयरी भूमि कहलाई, और इसके द्वारा बसाया गया गांव जो है भूइंयर गांव कहलाया गया। जो गांव बसाया गया ये भूइंयर गांव कहलाया गया। बाद में आने वाले उरांव रैयत व जेठ रैयत कहलाए। बाद में आने वाले उरांव रैयत कहलाएं और जेठ रैयत कहलाएं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैयत कहलाएं और बाद में वाले जेठ रैयत कहलाएं। ठीक है, धार्मिक कार्य को संपन्न करने वाला जो होता है यानी उसे क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। ठीक है, प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य करने वाला यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियली, यानी कि किसी को दंड देना हुआ या किसी को कुछ कार्य का, आपको कंस्ट्रक्शन का कार्य का कुछ सुझाव देना हुआ, या प्रशासनिक यानी किसी भी तरह का आप वहाँ पे हेड हुए तो उसे आप महतो कहते हैं। और जो धार्मिक कार्य को संपन्न करने वाला उसे पाहन कहा जाता है उरांव जनजाति में। ठीक है, 7, 12, 21 और 22 गांवों को मिलाकर पड़हा पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, 7, 12
7, 12, 21 और 22 गाँव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन किया गया, ये पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए जिसके प्रधान पढ़ा राजा, जो 7, 12, 21 और 22 गाँव का जो मिलाकर जो गठन किया गया, उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा। चोरी, यौन अपराधी, संपत्ति बंटवारा आदि ग्रामीण स्तर का मामला पढ़ा पंचायत में सुलझाए जाते हैं। जो ग्रामीण स्तर का मामला है वह पढ़ा पंचायत में सुलझाए जाते हैं। अपराध सिद्ध होने पर शारीरिक दंड या जाति बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है, अपराध सिद्ध होने पर शारीरिक दंड या जाति बहिष्कार कर दिया जाता है। लोकगीत हम बात करते हैं। लोकगीत जो है सरहुल, इनकी बसंत गीत जो है, इसे बसंत गीत भी कहते हैं। सरहुल को उड़ाव लोग, और सरहुल इनके लोकगीत हुआ। ठीक है, अब देखिए जतरा, धुरिया, कर्मा, ये 3 जो है, और एक सरहुल इनकी लोकगीत है। नृत्य की बात करते हैं। जदूर, जदूर ये नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है। नीर सुसंको बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लिख लीजिए कि नीर सुसंको कौन से नृत्य को कहते हैं? वो होता है जदूर नृत्य को। ठीक है, कोलाम सिंह बोंगा पर्व जो फागुन में होता है, उसके बाद प्रारंभ होता है। ठीक है, नीर सुसंको जो है कोलाम सिंह बोंगा पर्व, जो कोलाम सिंह बोंगा पर्व है जो फागुन में होता है, उसके बाद होता है जदुर पर्व। ठीक है, जदुर नृत्य, उसके बाद होता है कोलाम सिंह बोंगा पर्व के जो फागुन में होता है, उसके बाद में, और सरहुल के चैत महीने तक चलता है। ठीक है, फागुन यानी कि मार्च महीने के बाद से अप्रैल तक ये चलते रहता है, चैत महीने तक चलते रहता है, सरहुल तक चलते रहता है। ठीक है, स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। यदुर जो है स्त्री और पुरुष और स्त्री दोनों का सामूहिक नृत्य है। ले, ताल तथा राग के अनुरूप वृत्ताकार यानी गोल पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती है। गोल पर पथ पे दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती है, ले और ताल तथा राग के अनुरूप। ठीक है, जतरा, जतरा जो नृत्य है वह पुरुष प्रधान नृत्य है। जतरा कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्त्री और पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जतरा कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है, विशेष रूप से जो स्त्री और पुरुष करते हैं, और ये स्पेशली पुरुष प्रधान नृत्य है। अब साहित्य की बात करते हैं। साहित्य, ठीक है, साहित्य सर्वाधिक लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा में ही उपलब्ध है। जो उड़ाव की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो कुड़ुक भाषा है। कुड़ुक भाषा का यूज करते हैं, और सर्वाधिक जो लिखित साहित्य है वो भी कुड़ुक भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, कुड़ुक भाषा में ही उपलब्ध है सर्वाधिक लिखित साहित्य। एन इंट्रोडक्शन टू द उड़ाव लैंग्वेज ओफ्लेक्स, इन इंट्रोडक्शन लैंग्वेज, उड़ाव लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन कौन कराया था? ओफ्लेक्स, ये लिखा है। ठीक है, ये साहित्य है 1874 में ये लिखा गया है ओफ्लेक्स के द्वारा। एन इंट्रोडक्शन टू द उड़ाव लैंग्वेज, एक्सपेरिमेंसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 1874 में ये भी लिखा गया है। सर्च जॉर्ज कैंपवेल, कैंपवेल बस याद रखिए कि कैंपवेल है एक्सपेरिमेंसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उड़ाव लैंग्वेज, ये एक ग्रामर का बुक है और वोकेबुलरी का ऑफ उड़ाव लैंग्वेज, ये लिखा है वाच, ये एफ वाच ले लिखा है 1886 में। ग्रामर कौन लिखा है? ग्रामर आप देखते हैं, जैसे भी आपको कोई भी मीनिंग याद रखना हो तो आप ग्रामर देखते हैं, उसी तरह आपको समय देखना हो, बार बार समय देखना हो तो आप वैच देखते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि वैच जो है वो बार बार देखने वाली चीज़ है, तो बार बार देखने वाली वोकेबुलरी है, ग्रामर है, ये सारे चीज़ को हम बार बार देखते हैं, तब हम जाके साहित्य की रचना कर सकते हैं। तो जो ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उड़ाव लैंग्वेज है एफ वैच, आपको याद डेट कभी नहीं पूछेगा, याद रखिए, आपको बस राइटर का नाम पूछेगा, आपको राइटर का नाम ही अच्छी तरह से याद रखना है। क्रुक ग्रामर जो है वो क्रुक ग्रामर और क्रुक फोकलोर, ये दो इसमें साहित्य है, क्रुक ग्रामर और क्रुक फोकलोर। ये है फर्डिनेंट हॉर्न, 1898 में है। ठीक है, तो फर्डिनेंट हॉर्न, इसे आप याद रख लीजिए, क्रुक ग्रामर और फोकलर, ग्रामर और फोकलोर और ग्रामर हॉर्न। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिए। ए उड़ाव इंग्लिश डिक्शनरी, ए उड़ाव से इंग्लिश डिक्शनरी कौन लिखा है? ग्रीनार्ड, ए ग्रीनार्ड।
ठीक है, गिरी नार्ड, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिए, नोट्स कर लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सारी चीज़, ठीक है। देखिए फिर लीला खोरा खेखल, लीला खोरा खेखल ये साहित्य है, रहवान व W.G. आर्चर ने लिखा है, W.G. आर्चर खोरा खेखल, लील खोरा खेखल, लील खोरा खेखल, ऐसे LKK लील खोरा खेखल किसने लिखा है, W.G. ऐसी तरह से याद रख लीजिए, लील खोरा खेखल W.G. तो W.G. आर्चर ने लिखा है लील खोरा खेखल 1941 में। कुड़ुक सहरा नामक व्याकरण, एक ग्रामर है कुड़ुक सहरा, जो उड़ाव जनजाति का ये ग्रामर है कुड़ुक सहरा, इसे आह्लाद तिर्की ने लिखा, और ये पूछ भी चुका है, आह्लाद तिर्की ने कौन सा लिखा है, कुड़ुक सहरा नामक व्याकरण लिखा है। कुड़ुक गीत कुड़ुक दांडी है, 1950 में लिखा गया था, कवि बिहारी लकड़ा, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कुड़ुक दांडी ये क्या है, एक कुड़ुक गीत है जिसे लिखा था कवि बिहारी लकड़ा ने, कवि बिहारी लकड़ा ने लिखा था, ठीक है। तो यह सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब और देख लेते हैं दोस्तों, कविता संग्रह, कविता संग्रह की बात करें तो कविता संग्रह मूता पुप छुपा, मूता पुप छुपा 1950 में लिखा गया है देवेल कुजूर के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है कविता। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उड़ाव में जो कविता संग्रह है मूता पुप छुपा, उड़ाव साहित्य में मूता यानी पेशाब कर दिया, तो आपको देखना है देवले कुजूर, कैसे याद रखिएगा कि मूता है, ठीक है, मूत के छुप गया है, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिए, याद नहीं होता है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, तो देवले कुजूर, ठीक है। अब कैसे याद कीजिएगा, वो देवले है, यानी देवले, ये एक तरह से आप याद रख लीजिए, आप किसी तरह तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी मुत दिया तो किस में मुत दिया, देव में मुत दिया, इस तरह से कुछ तरह से आप इसे लॉजिक बना के याद कर लीजिए, आपका सबका अलग अलग लॉजिक होता है याद करने का, ठीक है। कुड़ुक पत्रिका, देखिए कुड़ुक पत्रिका जो है 20 बिनोको 1940 में इग्नेस बे ने लिखा था, 20 बिनोको या 20 से बेनोको, यानी बी है, यानी बी कौन लिखा है, बे ने लिखा है, ठीक है। बी कौन लिखा है, बीज बिनोका लिखा है इग्निस बे, याद रख लीजिए, 2-3-4 बार आप देखिएगा याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए बोलता एवं धूमकुरिया, यह इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये किसने लिखा है 1949 में, ये डेट कभी नहीं पूछेगा, याद रखिए डेट कभी नहीं पूछेगा। आह्लाद तिर्की ने बोलता लिखा है एवं धूमकुरिया लिखा है, आह्लाद तिर्की ने बोलता लिखा है एवं धूमकुरिया लिखा है। तो ये खत्म हो गया उड़ाव जनजाति का। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें। आगामी जितनी भी परीक्षा होने वाली है उस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, झारखंड के JPSC और JSSC के एग्ज़ामों के लिए। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इसका आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको आसानी से इसकी हार्ड कॉपी बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसे एक बार आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको अच्छा लगता है हमारे साथ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे चैनल को, KG फंडा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, गुड बाय।